है ना अपनी बच्चियाँ उससे बस एक दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। तैयार हो जाइए बॉलीवुड की मसालेदार खबरों के लिए। हम लाए हैं एक ऐसा शो जिसमें धमाके ही धमाके हैं और वो भी दनादन। स्टार्स करेंगे ट्वीट और हम बनाएंगे उन्हें और भी स्वीट। शेयर करेंगे टिंसल टाउन की हर वो गॉसिप जो आप हमेशा जानना चाहते हैं। तो आइए और लेते जाइए एंटरटेनमेंट का डेली डोज। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। कर्नाटक के चुनाव के बाद जो फॉलोआउट है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। साहिब साहब, आपसे अधूरी रह गई थी थोड़ी चर्चा। मैं कह रहा था कि हम सब लोग पॉलिटिशियंस को हम लोग दोष देते हैं। पॉलिटिशियंस तो राज कर रहा है। मैंने कहा कि पुरानी एक कहावत थी कि यथा राजा तथा प्रजा। आज प्रजातंत्र है, यथा प्रजा तथा राजा। मुझे तो प्रजा पर अफसोस होती है। आप देखते हैं निर्मल बाबा ऐसे आदमी कैसे बेवकूफ बनाते हैं। जब वो इतना आसान, एक आदमी आता है अचानक और कुछ होता है इतने बेवकूफ बनाता है। तो ये तो बड़े सीजन होते हैं पॉलिटिशियंस। वो बेवकूफ बना रहे हैं, वो सीधे सीधे बेवकूफ बना रहे हैं। तो जनता दोषी है, जनता दोषी है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, कल भी एक बात चल रही थी और ये पॉलिटिकल सिचुएशंस की बातें हम लोग करते हैं, रीजनल पार्टी की बातें करते हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कभी भी संगठित नहीं रहा। अंग्रेजों ने इसे राजनीतिक रूप से संगठित करके दे दिया। नहीं तो ये पॉलिटिकली ऑलवेज उनसे पहले भी डिवाइडेड रहा है और आज भी देखिए जिस प्रकार से रीजनल पार्टीज हैं डिवाइडेड हैं। समझे ना। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग यूनिटी इन यूनिटी देता है, पॉलिटिकल ढांचा नहीं देता है। आप अंग्रेजों के आने से पहले देखिए में बटे हुए थे। आज भी आप देखिए, ठीक है कांग्रेस है, लेकिन जिस प्रकार से मैंडेट आते हैं, जो रीजनल पार्टीज इमर्ज करके कुल बस एक है। मुझे तो डर इस बात का है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है हम यूनिफाइड कब तक हैं, मुझे इस बात का डर है। तो इसके लिए कोई पार्टी को करना पड़ेगा। वो इस प्रकार रीजनलिज्म को, कास्टिज्म को बढ़ावा देते हैं अपने पॉलिटिकल मैंडेट के लिए। विजनरी कोई आएगा तो विजन कैसे आएगा? अब जथा प्रथा, देखिए आपने ठीक आप लीडर की हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में। लीडर की आप डेफिनेशन देखिए कि एकेडमी में या साइकोलॉजी में क्या कहते हैं। ए लीडर इज ही हु इन्फ्लुएंसेस द मास मोर देन ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मास। एक नेता जैसे गांधी हुए और अन्ना हजारे भी हुए हाल के दिनों में, या पुराने आप कहीं कि किसी भी देश का देख, वो नेता मास को प्रभावित करता है। मास को प्रभावित करने वाला कौन नेता है? आज जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल नेताज हैं, वो मनी एंड मसल पावर पर है। नहीं कर सकते हैं हम, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मास को इन्फ्लुएंस करने वाला नेता है कौन? He who influences the mass more than he is influenced by the mass। ये तो लीडर की एकदम साइकोलॉजिकल जी को एक्सप्लॉइट करने पे लगा हुआ है। जनता की जो मनोविज्ञान है, वो कुछ लॉलीपॉप दे दो उनको। आप देखिए, मैं किसी का नेता का नाम नहीं, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, देखता रहता है। लेकिन एक आपको, उनके बच्चे पर ये बात सही है कि नहीं? ठीक बात। एजुकेशन और एजुकेटेड पब्लिक होता है। भी बात आ गई
कल नवीन जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा कि देश की जनता बहुत, मैं मानता हूं भारत ऐसा देश है, भाई कंट्रोडिक्शंस का देश है, यहाँ एकदम क्लाइमेक्स के भी आपको बुद्धिजीवी मिलेंगे। जरा युवा है, जरा इनसे जरा राय ले ले, क्या जनता बेवकूफ है? जनता अब समझदार हो रही है। मीडिया के जरिए जिस तरीके से सोशल मीडिया आगे आ रहा है, इंटरनेट फैल रहा है, का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ कर्नाटक में। लोग कह रहे थे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ आशुतोष जी, वहां पर हुआ, वहां भ्रष्टाचार मुद्दा था बीजेपी के लिए, वहां भ्रष्टाचार हुआ बीजेपी के शासनकाल में, और जनता ने उसे हटाया कुर्सी से, और वहां पे कांग्रेस आई। और इसी तरीके से दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान के लिए जनता जिम्मेदार है। इनका आकलन है कि ये जनता है जथा प्रजा तथा राजा। अब ये उल्टी बात है। जैसी प्रजा है वैसा ही तो राजा होगा। दिग्विजय सिंह का बयान तो आप एक तरफ रख दीजिए, उससे तो अभी कांग्रेस पार्टी किनारा कर लेगी, कांग्रेस पार्टी उन्हें फटकार लगा देगी। रहा कि जनता, हम तो आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे नेता एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनता को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लीडर है ही नहीं। जो लीडर की परिभाषा है कि वो जनता को इम्प्रेस करे, जनता से इम्प्रेस ना हो। देखिए बीते समय की बातें हैं, मेरे को लग रहा है कि जनता अब समझदार होती जा रही है। सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, आशा है कि मुझे आशा है कि जनता अब समझदार हो रही है। और धीरे धीरे जितने भी अभी विधानसभा के चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, आप देख लीजिए वहां के जो रिजल्ट है उनसे आप समझिए कि किस तरीके का जनता मैसेज दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को। नहीं, ये तो छोटा सा कमेंट हम छोटा सा देंगे। कल भी मैंने इस बात को उठाया था, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। समझदार होना, हम अवेयर हो जाते हैं, पार्टिसिपेशन हमारा नहीं होता है। वो वर्ग जानते हैं कि हमको जात के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। लेकिन करते हैं। मेरे पास कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स है, मैं देख रहा हूँ। एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वहां देखता हूँ। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म माना जाता है पॉलिटिकल, ये का कितने प्राइम मिनिस्टर और कितने मिनिस्टर आप जानते होंगे। मैं देखता हूँ वहां पर लोग जानते हैं कि ये कैंडिडेट, लेकिन नहीं, बेटी और रोटी, बेटी और वोट तो हम जात के नाम पर देंगे। ये अभी भी चल रहा है। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दोनों अलग अलग बातें। मैं ऐसा है कि एक तो डॉक्टर साहा जो बोल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सही बता रहे हैं, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। और जो रिजर्वेशन की बातें हैं उसको एक ग्राउंड रियलिटी समझ के, मुझे याद है ये एक पुरानी कहावत थी, कम्युनिस्ट पार्टी जब शुरू हुई थी इस देश में, जब पॉपुलर होने लगी, तो कास्टलेस और रिलीजन लेस पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कहा गया। और बेगूसराय से पहला जब एमएलए, बिहार में पहला कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए बिहार से ही बना था, तो ये कहा गया कि पहले कास्टिस्ट, पहले एमएलए भी बिहार बने। तो ये ऐसा है कि जब जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके रिजर्वेशन के फायदे में, उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस से, वो जो पहले लाठी चलाने का काम करते थे फॉरवर्ड कास्ट के लिए, वो अब अपने लिए करते हैं। उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आपको बेस्ट एग्जांपल प्रूफ करना, सेट देना पड़ेगा लीडर्स का। ग्राउंड रियलिटी को आप क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जिसने, भाई अब औरंगजेब आए, इसका क्या मतलब हुआ कि उस क्लास के खिलाफ हो जाना चाहिए? नहीं, अतीत में जीते रहेंगे या फिर जो 2013 में जिएंगे? 2013 की यही रियलिटी है। यही तो वो कह रहे हैं कि 2013 की रियलिटी ये है कि प्रजा दिग्विजय सिंह को निर्लज्जता करने की छूट दे रहा है। प्रजा दे रहा है। आप ऐसा है कि जब तक अल्टरनेटिव लीडरशिप पब्लिक के बीच से नहीं लाएंगे। आशुतोष जी, एक बात है कि एक थ्योरी होता है जिसको साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट है बहुत ही मशहूर, इंग्लैंड के मैक्स वेबर। वो कहते हैं कि जब सोसाइटी ऐसी स्थिति में आती है तो एक कैरिस्मेटिक लीडर आता है जो कि फिर से एक काम करता है। मैं तो उसी सोरोकिन, एक रशियन, तो कौन आएगा? वही तो कह रहे हैं। हाँ, ही-मैन था। लेकिन इसी ऐसे एक माहौल से एक निकलेगा। देखिए गांधी जी निकले ना, गांधी जी निकले, तो उसी प्रकार शायद ये जो बिगड़ती स्थिति जा रही है, इसमें से कोई ना कोई ऐसा लीडरशिप इमर्ज करेगा जो कि कुछ ना कुछ कोई नहीं आएगा। और हमारे में से ही है, राहुल जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं, जनता को समझना होगा कि कौन उन्हें निकाल सकता है इस भंवर से जो ये करप्शन चल रहा है, और उसके लिए उन्हें चुनना पड़ेगा इन्हीं लोगों में से, और जो लोग हैं सही उन्हें आगे लाना पड़ेगा। घोड़े पे चढ़ के कोई हीमेन आएगा क्या? ये कह रहे हैं कि नहीं, ये समाज में जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब ये अवसंभावी होता है कि कोई न कोई इस तरह का
सुपर पावर आएगा और जो फिर ठीक करेगा। आशुतोष जी, राहुल गांधी को आप दार्शनिक मान रहे हैं, ये भी देश का दुर्भाग्य है। बात दार्शनिक नहीं है, हम तो उनके कथ्य की बात कह रहे हैं, ये उनके दार्शनिकता की बात हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उनके कथ्य की बात कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कोई घोड़े पर सवाल होकर के कोई हीमैन नहीं आएगा। ऐसा है, न तो आध्यात्म का और न तो वर्तमान नहीं, विजय जी ने अभी कहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। विजय जी ने अभी कहा कि अगर इस तरह की स्थिति है तो साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सिविलाइजेशन ये कहता है कि फिर कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व आएगा जो लीड करेगा। विजय उस स्थिति में पहुंच गया है भारतीय समाज। विजय जी जो कह रहे हैं साइक्लिकल थ्योरी, वही कार्ल मार्क्स ने दूसरी भाषा में कहा है कि थीसिस, एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस। ये कार्ल मार्क्स भी बहुत बड़े दार्शनिक थे, ये होगा। और उसको इस भाषा में बताऊं कि देश की जनता समझ सके, तो देश की भाषा समझने वाली है कि पाप का घड़ा करीब करीब भर गया है, अब इस सिस्टम का विनाश होगा, फिर नवनिर्माण होगा। ऐसा है, ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, बोलिए अभी बोल के फिर ब्रेक पे जाएंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी पर डॉक्टर साहा का काफी स्टडी है और उन्होंने बताया, अंबिका जी बताया, प्रेजेंट थ्योरी में हिंदुस्तान के केस में पिछले 150 साल से 200 साल से पॉलिटिकल जो भी लीडरशिप इमर्ज हुआ, चाहे महात्मा गांधी का नाम लिए या जयप्रकाश नारायण आए चेंज के लिए, लेकिन ये एक दुर्भाग्य कह लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के चेले थे, बाकी जितने समाज में नेता है, किसी के चेले जो है वो खड़े नहीं उतरे। चाहे वो महात्मा गांधी के जितने चेले हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण वो खड़े नहीं उतरे। जयप्रकाश बाबू, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जी मैं, हेलो, हाँ बोलिए जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? जी मैं इंग्लैंड मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं पटेल जहीर बोल रहा हूँ। हाँ जहीर साहब बोलिए। ये जो नरेंद्र मोदी है वो मौत का सौदा, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक छोटा एक, हाँ, जो मैनचेस्टर से कॉलर बोल रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी। भाई ये सिस्टम चरमरा गया है। वो आपके ऊपर कह रहे थे। अगर इस देश को जुआ ही खेलना है, देखिए मैं तो मानता हूँ कि ये सिस्टम भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, इसको जलाइए और नवनिर्माण करिए। मैं तो परिकल्पना करता हूँ कि शिव जी की तृतीय नेत्र खुले, सब भस्म हो, नवनिर्माण हो। लेकिन अगर इसी सिस्टम में रहना है तो किसी डिक्टेटोरियल ट्रेंड ऑफ व्यक्ति को बनाइए, शायद वो कुछ कल्याण कर दे इस जर्जर नीति विहीन राष्ट्र का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर जैसा हम शुरू तो करते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दर्शन में चला जाता है, क्योंकि हमारे पैनल की विद्वता जो है उनको बहुत संक्षेप में समझ में आ जाती है कि ये जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पॉलिटिकल इक्वेशन पर भी चर्चा करेंगे। महाबहस जारी है। ओए अंडर 19 यहाँ से